नमस्कार, पहला नगरियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से एक तस्वीर आई, डराने वाली थी, थोड़ा खौफनाक तस्वीर थी। जब एक टकराव देखने को मिला कुछ तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच में। और आज इसी की चर्चा है कि आखिर ये टकराव क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं? क्या वाक़ई में जिस तरह की तस्वीर कर्णप्रयाग की सड़कों पर दिखाई दी और उसके बाद जन आक्रोश, वो आक्रोश क्या कहता है? ये सब जानने की कोशिश हम करेंगे चर्चा के ज़रिए, क्योंकि कर्णप्रयाग से ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। और सवाल इस बात का भी है कि तीर्थयात्री आते हैं तीर्थाटन के लिए, लेकिन उसके बाद ये अचानक से माहौल क्यों तनाव में बदल जा रहा है? कहीं कोई चूक हो रही है या फिर कुछ और है इसके पीछे? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे मिलाता हूँ कृष्णा सेमवाल जी को, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सेमवाल जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपने आपका। तस्वीर को बड़ी बारीकी से देखा होगा, जैसे कि कर्णप्रयाग की सड़कों पर हमने देखा कि कुछ निहंग सरदार तलवार लहरा रहे थे, मार रहे थे। वो तो गनीमत ये रही कि चलिए किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? पहला रिएक्शन क्या होगा आपका इस तस्वीर को देखकर, इस आक्रोश को देखकर? देखिए, ये केवल आज की घटना केवल हम इसको आज की घटना ना देखें, ये बहुत लंबे समय से आक्रोश था क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं और जी, उसका ही ये प्रतिफल था कि आज जो है ये बड़े रूप में देखने को मिला। और जो पिछली घटनाएँ थी, अभी कुछ पिछली बार भी जो घटना हुई थी, वो भी उसमें एक चीज़ सिमिलैरिटी ये है कि जो ये निहंग सरदार जो लोग होते हैं, ये लोग भी जो इस तीर्थ यात्रा पे आते हैं, उनके साथ इस तरह की वारदातें अधिक होती है और कारण ये है कि जो ये लोग हैं, ये पूरे अपने जो हथियारों से लैस होकर के यात्रा पे आते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है कि जो माँग उठ रही है, जो आज पूरी घटना हुई, जो घटना की जो शुरुआत बताई जा रही है, एक स्कूटी के साथ इन जो ये यात्री थे, उनका विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो लोग थे पहले से, क्योंकि पिछले सालों में भी इस तरह की घटनाएँ हुई, तो वो एक तरह से लोगों का गुस्सा जो भरा हुआ था, वो अचानक से फूट करके आया। लोग बहुत सारे एकत्रित हो गए और उसी बीच जो ये निहंग सरदार थे, जो ये तीर्थयात्री थे, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल दी और तलवारों से जो है उन्होंने जो लोग स्थानीय लोग थे, उन पे वार किया, जैसे कि आपने विजुअल्स में भी देखा। तो ये इसको केवल एक आज की घटना के तौर पे ना देखा जाए, ये बहुत पिछले कई सालों से इस तरह की चीज़ें हो रही थी और आज ये फूट करके एक तरह से सामने आई और इसमें दुखद बात ये रही कि जो एक स्थानीय युवक है, उसको गंभीर चोटें आई हैं। उसके सिर पे बताया जा रहा है कि तलवार से चोट लगी है और उसको रेफर किया गया है, नीचे रेफर किया गया है और उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, इस तरह की सूचनाएँ आई हैं। और एक जो निहंग सरदार है, वो भी एडमिट है और 2 स्थानीय लोग जो हैं, वो भी उनको भी अस्पताल में उनके सिर में चोटें आई हैं, हाथ में चोटें आई हैं, पैर में कुछ लोगों की चोटें आई हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 से 4 लोग घायल जो लोग, वो उनका कर्णप्रयाग में ही प्राथमिक उपचार किया गया और कुछ लोगों को जो, जैसे कि मैंने, एक व्यक्ति है उसको आगे रेफर किया गया, उसको गंभीर चोट आई है और एक हुँ। जो तीर्थयात्री है, निहंग सरदार जिनको बता रहे हैं तीर्थयात्री हैं, वो भी एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे बड़ी बात अभी इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की ये मांग है कि जो हथियार हैं, उनको बैन किया जाए। तो ये अभी सब चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ हुआ तो निश्चित तौर पे जब तलवारें निकली तो प्रतिक्रिया होनी एक स्वाभाविक बात थी। पूरा वैसे ही आजकल तीर्थ यात्रा अपने चरम पे है। पूरा जो जी। कर्णप्रयाग का क्षेत्र था, कई किलोमीटर का जाम वहाँ पर लग गया और स्थिति को सँभालने के लिए खुद एसपी को मोर्चा सँभालना पड़ा। डीएम और एसपी मौके पे आए, फिर उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी नियंत्रण में हुई और यात्रा फिर दोबारा से सुचारू हो पाई। कितना महत्वपूर्ण कर्णप्रयाग है? हेमकुंड साहिब यात्रा इसी रूट से होकर गुजरती है और हम देखते हैं कि हज़ारों हज़ार जत्थे जाते हैं, जो हेमकुंड साहिब जाते हैं मत्था टेकने के लिए। उसमें नॉर्मल सरदार भी हैं और ये निहंग भी हैं। और ये लोग तो जाने ही इसी चीज़ के लिए जाते हैं कि आक्रांताओं के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये काफ़ी आक्रोशित किस्म के होते हैं और आक्रामक किस्म के होते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये पड़ाव? और यहाँ पर इनके हथियारों को लेकर जो तलवार है, भाई धार्मिक हिसाब से इनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें, इनका ये कहना है। लेकिन उस पर बैन लगाना हो और इस रूट को किस तरीके से आप देखते हैं? कर्णप्रयाग को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से? देखिए, कर्णप्रयाग एक तरह से कहा जाए तो जंक्शन है पूरा, कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच का, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा मार्ग का एक तरह से जंक्शन है। रुद्रप्रयाग
से केदारनाथ की यात्रा के लिए आदमी डाइवर्ट होता है, उसके बाद जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब आने वाले लोग होते हैं, वो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग होते हुए आगे जोशीमठ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जगह है कर्णप्रयाग। लेकिन जो ये घटना हुई है, केवल आज ये कर्णप्रयाग की घटना ही नहीं है, इससे पूर्व जो घटना है वो अलग-अलग जगहों पे हुई है। जैसे पिछली बार गौचर में भी एक बार घटना हुई थी, जोशीमठ में हुई है, गोविंद घाट एक जगह है जहाँ से इनकी यात्रा का जो बेस कैंप एक तरह से कहें, वहां पर जो गुरुद्वारा है गोविंद घाट का, उसके बाद वहां से यात्रा प्रारंभ होती है हेमकुंड साहिब के लिए। तो इन जगहों पर भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं स्थानीय लोगों के साथ। अब क्योंकि स्वभाव से जो पहाड़ का व्यक्ति है वो साहसी तो होता है, लेकिन इस तरह का दुस्साहसी नहीं होता है कि वो किसी आदमी का को जो है इस तरह से अटैक करे कि उसकी जान ले ले। लेकिन आज जिस तरह से दृश्य दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पे अगर कुछ देर और अगर ये संघर्ष चलता तो कुछ लाशें तक बिछ सकती थी, इस तरह की स्थितियां बन गई थी। तो ये निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा, धार्मिक तौर पे देखा जाए तो एक उनके लिए एक जरूरी चीज है, जिस तरह की जो सिख समुदाय के लोग होते हैं, वो 5 चीजें उनके लिए केश, कच्छ, कृपाण और जो कड़ा है, ये चीजें उनके धर्म में बताई गई कि वो आवश्यक तौर पे होती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम कहें, जो आज मांग भी उठ रही है कि ऋषिकेश से ऊपर इस तरह के हथियारों को प्रतिबंधित किया जाए। अगर मैं इसको बड़े परिदृश्य में देखूं, तो अगर हम सुरक्षा की दृष्टि की बात करें, तो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें भी छूट दी गई है इन लोगों को कि ये कृपाण ले जा सके, लेकिन उसमें निर्धारित किया गया है कि 6 इंच से अधिक का कृपाण नहीं होगा, और अपने जो हैंड बैग है उसमें नहीं, वो जो उसमें जो सामान जाएगा उसमें वो लोग ले जा सकते हैं। तो इस तरह की जब नियम कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वहां बन सकते हैं, तो अब एक समय आ गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होने लगी है, तो कुछ इस तरह का छूट दे करके, कुछ इस तरह का या तो धारदार हथियार ना हो, प्रतीकात्मक रूप में ये अपना कुछ छोटे हथियार की परमिशन दी जाए, जो जिस तरह से 3-3 फीट की, 1-1 मीटर की और भारी-भारी तलवारें लेकर के हालांकि सब जो सिख तीर्थयात्री हैं उन वो इस तरह से नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग भी अगर करते हैं तो उससे पूरा जो है पूरे समूह के प्रति लोगों की दुर्भावना बैठ जाती है। तो जो अन्य तीर्थयात्री हैं उनको भी कुछ एक तीर्थयात्रियों के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो चलिए ठीक है, ये तो ज़रूरी हो गया। हमने देखी है बहुत सारी तस्वीरें ना, जब ये हेमकुंड साहिब पे जाते हैं, देहरादून से उधर ऊपर निकलते हैं, तो कुछ लोग लठ लेकर निकलते हैं, उनके डंडे उनके बाइक्स में या वैसे होते हैं, कुछ लोग भाला लेकर जाते हैं, है ना? अभी सिमली चमोली वाली घटना, इसके विजुअल तो नहीं आए, लेकिन जो चर्चा में है, वहाँ पर्यटक पिस्टल लहरा रहा है, वो एक खाने के होटल में खाने की विवाद को लेकर मामला हुआ कुछ, वो गोली मार देता। अब ये तो नहीं कोई जायज़ है किसी धर्म में, लेकिन ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लाठी डंडे की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत पड़ती है क्या? या फिर वहीं अवेलेबल कराएँ जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसे शायद हो सकता है चढ़ने में। देखिए, लाठी डंडे अगर चढ़ने वाली बात है, तो वो जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, वहाँ से वो लाठी डंडे ले सकते हैं, और 100% यात्री जो है, जो पैदल जाता है, वो लाठी डंडे के सहारे ही जाता है। लेकिन जो बात हो रही है, वो लाठी नहीं है, वो बरछा एक तरह का होता है। और एक दूसरी चीज़ होती है, जो निशान साहिब की तरह जो एक बरछा जैसा होता है, वो उसको अपना जो निशान साहिब की तरह उसको जो है प्रतीकात्मक रूप में कुछ रखते हैं, तो उसमें भी आगे से धार होती है। ये एक बार यहाँ पर कुछ साल पहले इस तरह की एक घटना हुई थी, जो मोटरसाइकिल्स में कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें लगाई थी, झंडे लगाए थे, तो उनको पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उतारा था। तो उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था। जो है, जो पुलिस के लोग हैं उनको जवाब देना भारी पड़ गया था। जब चारों तरफ से जब दबाव आया विभिन्न प्रांतों से, और बड़ी इनके जो धार्मिक संगठन है उनसे जब दबाव आया, तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उनको जवाब देना उसमें भारी पड़ गया। तो इस तरह की चीजें जब होती है, धर्म के आधार पे जब चीजें होती हैं, तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ समय पहले ये तो लगभग 1 दशक पुरानी बात हो गई, इसी तरह की एक घटना हुई थी गोविंद घाट में। तो अल्पसंख्यक आयोग में जो जिलाधिकारी थे उनको तलब कर लिया गया। जो इस तरह की घटना को लेकर के जब एक घटना हुई थी, जो जब स्थानीय लोगों में और इन लोगों में मारपीट हुई थी, तो उसको उसमें जो है जिला प्रशासन को पूरा मतलब एक तरह से जवाब देना पड़ा कि क्या जो अल्पसंख्यक है उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो पेचीदा बनाती है। और आज के मामले में भी अभी तक किसी तरह की कोई रिपोर्ट जो है, जो हालांकि वो लोग कस्टडी में है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई किन्हीं धाराओं में या किसी में मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं सेमवाल जी, आप भी उस इलाके से हैं जो धार्मिक नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
मैं देखता हूँ कि परिभाषा पर्यटन की भी बदल गई और तीर्थाटन की भी बदल गई ना। आज ही मैंने देखा कि बिल्कुल, ऋषिकेश में वो गाड़ी में बाजा बज रहा है, अंदर नग्न अवस्था में युवतियां हैं, कुछ युवक हैं। और इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा के कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और उसके बाद कैसा विवाद ऋषिकेश में हुआ। और जैसे बिल्कुल, हम मैं इसी बात पे आ रहा था, बिल्कुल सही चीज़ आपने लाइन पकड़ी है। ये केवल एक इनका केवल हम ये सिख तीर्थयात्रियों की बात ही नहीं है। केदारनाथ एक ऐसी जगह हो गई है, यहाँ भी कुछ समय पहले अभी पिछले महीने की बात है, यहाँ पर कुछ हालाँकि वो असली नहीं थी, राइफ़लें 3-4 राइफ़लें पकड़ी गई। तो हुँ, और उसके अलावा केदारनाथ जैसी जगह में शराब पकड़ी जा रही है या जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं, वो पकड़ी जा रही हैं। तो ये एक तीर्थाटन और पर्यटन का घालमेल हो गया। लोग मौज-मस्ती धार्मिक यात्राओं के बजाय मौज-मस्ती करने ज़्यादा पहुँचने लगे हैं। उस कारण भी कई इस घटना को छोड़ दें तो उसके अलावा कई इस तरह की घटनाएँ देखने को मिल रही है। चाहे जैसे आपने अभी ऋषिकेश का उदाहरण दिया, इसके अलावा जैसे मैंने बताया केदारनाथ में अभी कुछ समय पहले जो 3-4 राइफ़लें और चापड़ इस तरह के हथियार पुलिस ने बरामद किए थे। तो ये जो स्वरूप बदल रहा है, वो कहीं न कहीं डराता है और इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, इन चीज़ों पे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि जो विशुद्ध तीर्थयात्री है वो ही पहुँचे। तो पहले तो कहा जाता था कि जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में ये जो हम जो बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे जो अपना पूरे अपने जीवन से की जो है जो अपने ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण कर चुके हैं, वो लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते थे, पैदल यात्रा होती थी और ये माना जाता था कि वो घर से इस तरह से विदा लेकर के आते थे कि भई अब हम भगवान की शरण में हैं, वापस आएँगे या नहीं आएँगे, वहीं हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज जो है आदमी दिल्ली से रात को बैठ रहा है और शाम को अगले दिन 24 घंटे से पहले जो है केदारनाथ धाम पहुँच जा रहा है। तो ये वीकेंड टूरिज़्म हो गया है बद्रीनाथ, केदारनाथ भी तो इन चीज़ों से भी काफ़ी जो है घटनाएँ इस तरह की टकराव की घटनाएँ चाहे स्थानीय लोगों की आज तो ये एक उदाहरण है लेकिन अन्य धामों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जी। यही उदाहरण परेशानी पैदा कर रहा है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको प्रशासन शासन के लिए? मैं देख रहा था वो जब रोड जाम हुई, लोगों का गुस्सा था, पुलिस और तमाम जिला प्रशासन के लोग थे। अब वो क्या कह रहे थे ये तो हम समझ नहीं पाए कि उनकी माँग क्या है, असल माँग क्या है, वो क्या चाहते हैं? क्या वो जो तलवारें हैं उन पर बैन लगना चाहिए, हथियारों पर बैन लगना चाहिए, क्या चाहते हैं? लेकिन ये बड़ी चुनौती और चिंतनीय बनता जा रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर वो जिलाधिकारी महोदय, जिला प्रशासन हो, क्योंकि नारे तो वहाँ सरकार के खिलाफ भी लग रहे थे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक बार प्रयास किया गया था जब इस तरह से बिना साइलेंसर की बुलेट्स में और मोटरसाइकिलों में जब इस तरह से यात्री आ रहे थे और उनके बड़े-बड़े झंडे पूरे डंडे के साथ 6-6 फीट के मोटरसाइकिलों पे, डंडों पे, झंडों के साथ ये लोग चल रहे थे। तो पुलिस ने एक बार प्रयास किया था कि इन चीज़ों पे लगाम लगाई जाए, लेकिन फिर वही धार्मिक आस्था और वो चीज़ें आड़े आ जाती है। कहीं न कहीं से दबाव और प्रेशर की चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये एक चुनौती है बैलेंस करके पुलिस को ये सब चीज़ों को सरकार के तौर पे सरकारी तौर पे भी इसमें सरकार को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा। केवल स्थानीय प्रशासन ही इसको मैं समझता हूँ कि सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि जैसे कि मैंने बताया हथियारों को लेकर के कम से कम जो धारदार हथियार है, उन पे कम से कम जो माँग आ रही है लोगों की सबसे बड़ी माँग यही थी जब ये आज भी घटना हुई, पहले भी लोगों की माँग थी कि ये धारदार हथियारों को बैन किया जाए। ये सब पूरे प्रकरण में जब जो हेमकुंड साहिब के जो मैनेजमेंट ट्रस्ट के मैनेजर हैं, उनकी जब ये कर्णप्रयाग में जब लोग जिनके साथ ये घटना हुई थी, पूरा प्रशासन था, लोग थे, उनकी फ़ोन पे जो मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवा सिंह हैं, उनसे जो प्रबंधक है, उनसे बात हुई, तो उनका भी स्पष्ट कहना था कि जो लोग दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसको दूसरे पहलू से भी देखा जाए, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बुरे और अच्छे लोग सभी जगह होते हैं। ऐसा अब नहीं है कि जो सारे सिख तीर्थयात्री हैं, वो सबको एक ही तराजू में तोला जाए। जो हेमकुंड साहिब है और जो उनका गोविंद घाट वाला गुरुद्वारा है, ये आपदा वाला क्षेत्र है और हमने देखा है, जब हम कवर करने भी कई बार गए, वहाँ तो जब बड़ी आपदाएँ आती हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके अलावा जो प्रशासन के लोग, ये जो मशीनरी जुटती है, उनकी रहने और खाने की व्यवस्था जो है, जो ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट है, वो बड़ी शिद्दत से करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो निहंग कौम है, जो जिनके साथ आज ये घटना जो जिनके साथ ही स्थानीय लोगों का टकराव हुआ,
वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण था। और अगर कुछ और देर विवाद बढ़ता, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो कोई एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। एक व्यक्ति अभी भी बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल है, उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो जी। अब ये निश्चित तौर पे इस चीज से सबक तो आज लेना होगा कि जिस तरह की स्थिति बनी है। एक सवाल का जवाब और चाहिए। आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, यात्राएँ देखी हैं, नियम-कायदे देखे हैं। हम लोग रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रहे हैं। हम रिकॉर्ड को नंबर्स को ध्यान में रख रहे हैं कि इतना लाख हो गया, इतने लोग हो गए, ऐसे आए, इतनी आमदनी हो गई, ऐसे हो गई। लेकिन जहाँ तक हम सुरक्षा और सेफ्टी की बात करते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी कमियाँ अभी भी हैं। उस पर हम लोग कानून के मामले में, नीति के मामले में बेहद कमज़ोर हैं। हमने दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन अंदर सुरक्षा के ज़रिए हमने खुफिया तंत्र ये वो सब चीज़ें हमने एक्टिव नहीं किया, उस तरह बनाया नहीं। क्या आप मानते हैं कि ये चीज़ नहीं है, गायब है और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, या सरकार ने एक बार प्रयास किया था कि जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हालाँकि अभी भी है। रजिस्ट्रेशन किया जाए और रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालुओं को जो है जो जिन-जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो ही आगे यात्रा कर पाएँ। लेकिन चूँकि क हर जगह कहीं न कहीं राजनीति आड़े आती है, उसके बाद स्थानीय लोगों का भी कई दबाव होता है, चाहे वो होटल व्यवसाय हों, चाहे वो अन्य तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया था कि जो यात्रियों की संख्या है उसको लिमिटेड ना किया जाए और जो जितने यात्री आएँ उनको सभी यात्रियों को आने दिया जाए। तो चूँकि अब अगला चुनावी वर्ष भी है, तो इस साल किसी भी तरह से यात्रियों को रोका नहीं गया है। जो जितने भी तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं, लेकिन ये एक आपका जो सवाल है वो अपने आप में जायज़ है कि हम केवल एक रिकॉर्ड बना रहे हैं और सुविधाओं के नाम की अगर बात करें, अभी कई सारी जो रील्स और इसका ज़माना आ गया है, बच्चे अधिकतर मंदिरों के आगे केवल रील्स और एक 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 देखा-देखी होड़ में जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुँच जा रहे हैं। और अब तो यातायात के साधन इतने सुलभ हो गए हैं कि रात को दिल्ली से आदमी बैठ कर के जो है अगले दिन सुबह गौरीकुंड या बद्रीनाथ पहुँच जा रहा है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन हो उसमें जो तीर्थयात्री ये हों उनका। एक एक सवाल और है, मैं टोक रहा हूँ माफ़ी के साथ कि क्या हमारे आपने कहा व्यापारियों का, व्यवसायियों का, स्थानीय लोगों का विरोध होता है, कई बार की लिमिट न तय की जाए। हमारे पहाड़ और हमारा ये पूरा तंत्र, ये सिस्टम, चाहे हमारे स्थानीय लोगों से जुड़े हुए व्यवसाय वाले लोग हों, जिनकी रोज़ी-रोटी चलती है, वो इतना परिपक्व, इतना मजबूत है कि वो इतना लोड सह सकता है। मुझे तो लगता है कि ओवरलोडिंग हो रही है। उसमें आप तमाम तरह की चिड़चिड़ाहट, तमाम तरह के विवाद, विवादों का तूल पकड़ना, फिर तलवारों का निकलना। अगर लिमिटेशन होगी तो आप बढ़िया तरीके से अतिथि देवो भव वाली परिभाषा को दर्शा पाएँगे। वरना अगर भीड़ पे भीड़ होगी, एक के ऊपर एक चढ़ रहा होगा, तो फिर लट्ठम-लट्ठी होगी और क्या होगा? किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई इधर चिढ़ेगा, कोई उधर चिढ़ेगा। कोई ट्रैफिक चल रहा है, कोई गाड़ी टकराएगी, कोई किसी के साथ कुछ होगा। यही ना? क्या मानते हैं आप? बिल बिल्कुल, बिल्कुल। जब अगर जो है अनियंत्रित होगी कोई भी चीज़, अगर अनियंत्रित होगी, अगर जो है ड्राइवर के कंट्रोल में अगर बस नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं खाई में गिरेगी। तो अभी की जो स्थिति है वो अनियंत्रित स्थिति बनी हुई है। रोज़ आप केदारनाथ से देख रहे हैं किस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, यात्रियों की आपस में ही मारपीट हो रही है, कभी पुलिस वालों के साथ भिड़ंत हो रही है, कभी स्थानीय लोगों के साथ भिड़ंत हो रही है। तो वो रोज़ के दृश्य आजकल देखने को मिल रहे हैं। और केदारनाथ के साथ एक समस्या ये है, क्योंकि अब हम पूरी यात्रा पे अब चर्चा ये इससे आ गई है, तो केदारनाथ की अगर बात करें तो वो एक कठिन ट्रैक है। उसमें हेलीकॉप्टर से भी आदमी जा रहा है, डंडी, कंडी, खच्चर, घोड़े से सभी माध्यमों से जा रहा है। और वहां से एक बार पहुंच करके उसी दिन आना संभव नहीं है, क्योंकि रात्रिकालीन जो रात में चलने वाले जो है यहाँ पे वैष्णो देवी की तरह, जैसे वैष्णो देवी की अगर यात्रा हो तो वहां पे सुगम जो पथ व्यवस्था है, जब हमने खुद स्वयं देखा है वहां पे पूरे रास्ते में लाइटिंग है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। और शेड्स भी बनाए गए हैं, कई जगहों पर शेड्स भी बनाए गए हैं। तो अगर उस तरह की व्यवस्था हो तो आदमी आए और अपना जो है वो दबाव कम हो। तो वो सही बात है आपकी। अगर सुविधाएं होंगी उस तरह से तो आदमी जो है अच्छी छवि लेकर के जाएगा। नहीं तो रोज एक जो कोई घटना हो रही है और उससे प्रदेश के पर्यटन को तो नुकसान हो ही रहा है, देश में हमारे प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है। हुँ। प्रदेश की छवि खराब हो रही है और चुनौतियाँ हम सबके सामने खड़ी हैं, लेकिन इस पर काम होने की ज़रूरत है। पहले इस चीज़ों को देखें, उसके बाद जाकर हम और लोगों पर कार्रवाई कर पाएँ या पाबंदियाँ लगा पाएँ, क्योंकि लगानी ज़रूरी है। कभी कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए जिससे कि और ज़्यादा किरकिरी हो।
मुझे ऐसा लगता है। मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट भी देखी थी, उससे भी मुझे बहुत कुछ मिला, 4-5 लाइनें आपने लिखी जब, तो अब भाई ज़रूरत क्या है हथियारों की, या फिर धार्मिक तौर पर है तो फिर प्रतीकात्मक चीज़ें होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। चलिए कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें दुरुस्त हों, और आप भी कोशिश करिएगा, लिखिएगा कि ताकि मुख्यमंत्री जी या सरकारें हमारी सोचें इस बाबत कि अब रिकॉर्ड बनाने की तरफ ना जाएँ, बल्कि ये जो तनाव फैल रहा है, तनाव कम हो, लोग शांति के लिए आते हैं, शांति बनी रहे। लेकिन यहाँ तो लोग अशांत उत्तराखंड को भी करके जा रहे हैं ना, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम धन्यवाद। चर्चा। तो कर्णप्रयाग की तस्वीर आपने देखी होगी दोस्तों, उसी पर चर्चा थी आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन विवाद बहुत लंबा है और ये आज नहीं कई बार देखने को मिलता है। कई बार तलवारें निकल जाती हैं, कभी छूट-मूट, कभी इस तरह की घटनाएँ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए? पाबंदियाँ क्या लगें, और लगाई जाएँ तो फिर उसका और लोगों का साथ मिलेगा? क्योंकि एक बार पाबंदी लगी थी, वो लोग पूरा अल्पसंख्यक आयोग ने तलब कर दिया जिला प्रशासन को, बोला कैसे आपने पाबंदी लगा दी इसमें? लेकिन सुरक्षा लोगों की ज़रूरी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा। चर्चा को लेकर भी और इस तरह के नियम कायदों को लेकर भी। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़ियों तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।